नताशा, तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें कब से पुकार रहे हैं। और इससे पहले कि अथर्व आगे कुछ कह पाता, अचानक ही नताशा उसकी बाहों में बेहोश हो गई। और यह देखकर अथर्व और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। और रॉकी की भी अचानक ही सांस अटक गई। तभी अथर्व समर की मदद से जल्दी जल्दी नताशा को सीढ़ी के रास्ते से नीचे उसके कमरे में लेकर आया। आसी भी अपनी आंखों में आंसू लिए जल्दी से नीचे आई और सबको कहकर उन लोगों ने डॉक्टर को इन्फॉर्म करवाया। और फार्म हाउस में नताशा की तलाश में लगे हुए सभी लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि नताशा मिल चुकी है, इसलिए तलाश का काम रुक गया था। अब क्रिस गुस्से से नताशा के कमरे की तरफ जा ही रहा था, तभी आशी ने उसे रास्ते में रोकते हुए नताशा की कंडीशन के बारे में सब बात समझा दिया था, जो समझकर क्रिस थोड़ा शांत हुआ था। तभी डॉक्टर भी आकर नताशा को चेक कर चुके थे और उन्होंने बताया नताशा को थोड़ी ड्रिप और इंजेक्शन लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करके क्रिस के सामने सर झुकाते हुए कहा, किंग, मैडम इमोशनली काफ़ी वीक हैं। आई थिंक कोई बात उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर कर चुकी है। हमारे हिसाब से उन्हें खुश रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा वह ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, वरना उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। बाकी हमने मेडिसिन दे दिए हैं, उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर न सभी लोग थोड़ा शांत हुए। अब डॉक्टर वहां से जा चुके थे। अथर्व नताशा के बगल में बैठकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके लिए रो रहा था, परेशान हो रहा था। उसे सचमुच अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी। समर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत कर रहा था। वहीं रॉकी, जो कब से उस दरवाजे पर खड़ा था, वह जैसे ही नताशा से मिलने के लिए उसके दरवाजे की तरफ जाने को हुआ, अचानक ही आसी उसके बीच में आ गई और गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी बहन के करीब आने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहे हो ना उसकी कंडीशन, उसकी यह कंडीशन तुम्हारे कारण है। तुमने उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब क्या तुम उसे इस कंडीशन में देखकर एंजॉय करना चाहते हो? देखो, वह जिंदा लाश बन चुकी है। अब तो खुश हो ना तुम? इसे इस तरह देखकर मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर उसकी गलती क्या है? क्या तुमसे प्यार करना उसकी गलती है? देखो रॉकी, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ और छोड़ दो उसे उसके हाल पर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिलहाल यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर अथर्व भाई ने तुम्हें देखा तो एक बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कहते हुए आसी ने अपनी काली गहरी आंखों से सामने खड़े गार्ड की तरफ देखा और आसी की आंखों के इशारे को समझकर गार्ड अपना सर झुकाकर जल्दी से रॉकी के सामने आए। उन्होंने रॉकी के सामने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मास्टर, प्लीज आप हमारे साथ चलिए। आशी की आंखों में गुस्से को देखकर और आसपास के माहौल को देखकर रॉकी भी कोई बहस नहीं करता, बस बोलकर चुपचाप वहां से चला जाता है। शायद इस वक्त उसका यहाँ से जाना ही जरूरी था। राहुल और ऐना, निक, गौरी और याना नताशा को देखकर चुपचाप वहां से चले गए, क्योंकि फिलहाल पेशेंट के सामने ज्यादा लोगों का रहना ठीक नहीं है। आशी की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी थी। वह अपने कदम जैसे ही नताशा के कमरे के अंदर बढ़ाने को हुई, तभी अचानक ही उसने खुद को हवा में महसूस किया, क्योंकि कृष्ण ने अगले ही पलों में उसे अपनी गोद में उठा लिया था। यह सब इतना जल्दी हुआ कि आशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, और जब तक वह समझती वह कृष की बाहों में थी। अरे साइको, यह तुम मुझे कहाँ? शट अप फायरफ्लाई, चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ
बहुत आंसू बह रहे हैं तुम्हारे आजकल, जो टॉलरेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ अंदर, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। कहते हुए क्रिस उसे गुस्से से अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और आशी घबराते हुए क्रिस के कंधे पर लटकी हुई थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह क्रिस का विरोध कर सके। अगर किया तो न जाने उसका साइको पति अपने गुस्से में क्या कर जाए। लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी घबराती हुई आवाज में क्रिस से कहा, लेकिन साइको, वह नताशा। शट अप फायरफ्लाई, अब किसी और का जिक्र नहीं सुनना चाहता मैं। तुम्हारी जुबान से बहुत कर लिया तुमने अपनी बहन का ख्याल, अब मुझ पर ध्यान दो वरना। कहते हुए क्रिश अगले ही पल अपने कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने लात मारकर दरवाजे को लॉक कर दिया। दरवाजा ऑटो लॉक था, एक साथ सेट होते ही वह लॉक हो जाता था। अब कृष्ण ने बिना एक पल की देरी किए अचानक ही आशी को उठाकर बेड पर पटक दिया। इस बेड पर रखा हुआ मैट्रेस काफी स्पंजी और सॉफ्ट था। आशी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, बल्कि वह अचानक ही उछलकर कुछ इंच ऊपर तक चली गई थी। आह साइको, कहते हुए आशी घबराते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। वह घबराते हुए बेड पर पीछे की तरफ सरकने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी और तभी क्रिश गुस्से से अपनी शर्ट खोलकर अचानक ही फ्लोर पर फेंक देता है और बिना एक पल की देरी किए आशी के पैरों को पकड़कर झटके से अपने नीचे खींच लेता है। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और अगले ही पल वह क्रिश के नीचे थी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, क्रिश अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। उसने अपने एक हाथ से आशी के हाथों को पकड़कर गुस्से से उसके सिर के ऊपर कर दिया और अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, बहुत रोना आ रहा है आजकल। तुम्हें क्यों कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देखना चाहता। मुझे नफरत है आंसुओं से, उसके बावजूद तुम लगातार इन आंखों से आंसू बहा रही हो। क्या तुम्हें मेरी बात कहने पर समझ नहीं आती? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने कहा था ना कमरे में आराम करो, तो फिर तुम बाहर क्यों भटक रही थी? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई फायरफ्लाई कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करो? बताओ मुझे, क्या तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया है या तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है? क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे साथ आजकल सॉफ्ट पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? क्या यह है कि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करो, उसे इग्नोर करो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे हर रात मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे चाहिए, मेरे साथ चाहिए, मेरी बाहों में चाहिए। टाइम देखा है तुमने? रात के 2 बज रहे हैं, आधी रात बीत चुकी है और मुझे मेरा सुकून नहीं मिला। बोलो, क्या करूं मैं तुम्हारा? जवाब दो। कहते हुए क्रिस गुस्से से आशी को घूरते हुए वह चिल्लाकर आशी को देख रहा था और आशी उसकी बातों को सुनकर काफी हैरान थी। उसे क्रिस की बातों को सुनकर डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। जहां घर में सभी लोग इतने परेशान हैं, वहां इस आदमी को अपनी चाहतों की जरूरत है। लेकिन आशी बेचारी भले ही डेविल प्रिंसेस है, लेकिन इस वक्त उसके सामने जो इंसान है वह ड्रैगन किंग है। उसका प्यार है, उसका पति है। वह बेचारी चाह कर भी उस पर चिल्ला नहीं सकती थी, वरना उसके बाद उसका क्या हाल होता शायद उसके फरिश्ते भी नहीं जानते थे। इसलिए आशी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई घबराती हुई आवाज में बोली, साइको, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? वह नताशा इस कंडीशन में और तुम यह सब? शट अप, जस्ट शट अप। नताशा इस कंडीशन में है, सो व्हाट? उसका ख्याल रखने के लिए फैमिली में बाकी मेंबर हैं,
उसका भाई है, समर है। मैंने अपने सुपर फास्ट सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं उसके आसपास, और वह खुद कोई बच्ची भी नहीं है। उसे अपना बुरा भला खुद समझना होगा। हर वक्त तुम नहीं रह सकती उसके साथ। फायरफ्लाई, तुम शादीशुदा हो। तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए, ना कि तुम्हारी बहन और सो कॉल्ड फैमिली। क्या मैं हर पल तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? तब तुम्हें यह बात समझ में आएगी कि तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए। क्या तुम्हारे लिए मेरी जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो फायरफ्लाई? कहते हुए क्रिश की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जो समझकर आसी घबराते हुए जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, तभी अचानक साइको प्लीज मेरी बात तो सुनो। आसी अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिश उसके होठों पर टूट पड़ा था। अब वह आसी को उसके होठों पर किस करने लगा। आसी अचानक क्रिश के इस तरह करने से थोड़ी घबरा गई। वह क्रिश की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे कुछ कह सके, लेकिन क्रिश था कि समझने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस यह नजर आ रहा था कि उसकी फायरफ्लाई उसे इग्नोर कर रही है, जो बात वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आसी इसके लिए क्या थी, वह सिर्फ वही समझ सकता था। क्रिश आसी को दीवानों की तरह प्यार कर रहा था और कह रहा था, फायरफ्लाई, अगर मैंने आज तक किसी की बात सुनी है तो वह सिर्फ तुम हो, और तंग करने का तो हक है मुझे। मेरा सुकून भी तुम हो, मेरा जुनून भी तुम हो, मेरा ख्याल भी तुम हो, मेरा पागलपन भी तुम हो। इसलिए ज़्यादा कुछ मत सोचो और इस मोमेंट को एंजॉय करो। कहते हुए कृष्ण ने अपनी मूवमेंट फास्ट कर दी, और अब दोनों ही सिसकियां काफ़ी तेज कर कमरे में गूंज रही थीं। और जहां यह दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे में खोए हुए थे, उधर दूसरी तरफ रॉकी नताशा के दर्द को महसूस करते हुए अपने कमरे में बिस्तर पर करवट बदल रहा था। नताशा के आज के एक्ट के बाद वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि नताशा उसे भूलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर नताशा में अचानक इतना बदलाव क्यों आया है। वह क्यों उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह सब समझ नहीं पा रहा था कि जब वह अपनी तरफ से नताशा की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो नताशा अपने कदम पीछे क्यों ले रही है। क्यों वह किसी और का हाथ थामने के लिए रॉकी का हाथ छोड़ रही है। नताशा जब उसने नताशा को दर्द से वायलिन बजाते हुए और आग में अपनी यादों को जलाते हुए देखा, न जाने क्यों रॉकी को आज बहुत तकलीफ हो रही थी। वह बस एक बार नताशा से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन आज उसे पूरे घर वाले अपने और नताशा के बीच की दीवार लग रहे थे। जैसे मोहब्बत के दुश्मन दुनिया होती है, वैसे ही रॉकी के दुश्मन उसकी अपनी फैमिली थी और उसकी अपनी बीवी थी। इंसान किसी को तब माने जब वह उसके सामने आ जा पाए, लेकिन यहाँ तो उसका हर जगह से रास्ता बंद था। रॉकी चाहता तो पिछली बार की तरह छुपते छुपाते नताशा से मिलने जा सकता था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि दरवाजे के बाहर क्रिश के गार्ड लगे हुए थे और कमरे के अंदर अथर्व खुद नताशा के पास बैठा हुआ था। रॉकी चाह कर भी उसके पास जा नहीं सकता था, और यहाँ कमरे में यह अकेलापन उसे खाता जा रहा था। देखते ही देखते पूरी रात बीत गई। जहां सुबह 6 बजे तक क्रिश ने आसी को अपनी बाहों से आजाद ही नहीं किया था, और फाइनली सुबह का सूरज निकलने के बाद आसी थक हार कर क्रिश के कंधे पर मारते हुए थकी हुई आवाज में उसे रुक जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन क्रिश फिलहाल उसे आजाद करने के मूड में नहीं था, लेकिन अपनी प्यारी सी मासूम बीवी की हालत पर तरस खाते हुए उसने लास्ट धमकी देते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो
रात 10 बजे से पहले तुम मुझे वापस इसी रूम में चाहिए, वरना इससे भी बुरी हालत करूंगा तुम्हारी कि 2 दिन तक किसी को नजर नहीं आओगी, समझी। और कृष की धमकी सुनकर आशी, जिसकी आंखें अपने आप लगभग बंद हो रही थीं, अपने निचले होठ को बाहर निकालकर लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर बोली, गंदे साइको, मैं एक दिन तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। और इतना कहते हुए आशी तुरंत ही गहरी नींद में चली गई। वह सचमुच बहुत थक गई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी धमकी सुनकर कृष के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान थी। उसे हमेशा अपनी फायरफ्लाई की यही मासूमियत तो अट्रैक्ट करती थी। अब कृष उसके माथे पर धीरे से किस करते हुए उससे अलग हुआ और उसके बदन को एक ब्लैंकेट से कवर करते हुए वह बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर में वह खुद को क्लीन करता है और अपनी कमर में एक टॉवल लपेटे हुए एक गीले कपड़े को लाकर आशी को अपने हाथों से क्लीन करता है। और आशी, जो गहरी नींद में सोई हुई थी, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। और फिर एक लॉन्ग फ्रॉक लाकर आशी को अपने हाथों से पहना देता है और उसके सॉफ्ट गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर रहा था। उसे आशी पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका थकान भरा चेहरा कृष को बहुत क्यूट लग रहा था। अब वह बाथरूम में जाकर खुद भी फ्रेश होने लगा। उसने शावर लिया और थोड़ी ही देर में क्लोजेट रूम में जाकर वह अपनी ड्रेस भी चेंज करता है। आज कृष एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहन लेता है। इसके साथ ही जेल से सेट किए हुए बाल और गले में हमेशा की तरह एक प्लेटिनम चेन जिसमें अल्फाबेट का पेंडेंट लटका हुआ था। हाथों में लिमिटेड एडिशन वॉच और दूसरे हाथ में एक प्लेटिनम ब्रेसलेट, पैरों में नॉर्मल शूज। वह हमेशा की तरह काफी हैंडसम लग रहा था। कमरे से निकलने से पहले उसने एक नज़र आशी को देखा और उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। कृष एक ठंडी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह लगभग 8 बजे नताशा को भी हल्का हल्का होश आने लगा। अथर्व, जो कि नताशा के ही बगल में बैठी हुए उसके पैरों के पास ही सो रहा था, अचानक ही नताशा ने धीरे से आंखें खोली और आसपास देखा। वह एक नज़र नए कमरे में थी। अब उसने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो अथर्व को अपने पैरों के पास सोया हुआ देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। अपने भाई की यह हालत देखकर उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर वह कैसे इतनी सेल्फिश हो सकती है कि अपने लिए अपने भाई को भी तकलीफ दे रही है। वह अच्छे से जानती है अगर वह खुश नहीं रहेगी तो उसका भाई भी कभी खुश नहीं रहेगा। नताशा ने मन ही मन रोते हुए अपने आप से कहा, बस भाई, बहुत हो गया। यह हमारी आंखों के आखिरी आंसू थे। इसके बाद मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगी, बल्कि अब मुझे मुस्कुराना है, अपने लिए ना सही, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिनके चेहरे की मुस्कान मेरी मुस्कान से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ एक इंसान के लिए सबको नहीं भूल सकती। जो खत्म होना था मैंने उसे खत्म कर दिया। शायद मेरी किस्मत में यही था। अगर मेरी किस्मत में यह दर्द अकेला सहना लिखा है तो मैं अकेली सहूंगी। मैं जानती हूँ उस इंसान को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद मैं उसे कभी भूल भी नहीं पाऊँ, क्योंकि वह सिर्फ मेरा पहला प्यार नहीं बल्कि मेरा बचपन, मेरी जिंदगी था। वह मेरा पति था, भले ही नाम का ही सही, पर मेरा उसके साथ एक रिश्ता था। दुनिया की नज़रों में वह इनलीगल हो, अधूरा हो, पर मेरी नज़रों में वह पूरा था, लीगल था, क्योंकि वह रिश्ता मैंने अपने दिल से जोड़ा था। भले ही उस रिश्ते के साथ मेरा कोई वजूद नहीं, भविष्य नहीं, लेकिन
अब मैं इतना समझ चुकी हूँ कि कुछ दर्द दिल में ही दबा कर रखा जाए तो अच्छा है, कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है, दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ा जाए तो अच्छा है। शायद इसी में आपकी और मेरे परिवार की खुशी है। भले ही मैं कभी समर को प्यार न कर पाऊं, उसे पति न मान पाऊं, पर वह मेरे लिए हमेशा मेरा दोस्त होगा, मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी होगा। मैं उसे अपने साथ कभी भी सरवाइव करने नहीं दूंगी। रॉकी मेरा अतीत था, मुझे अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाने होंगे और अब मुझे यह साबित करना है कि मैं चीज तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी की जीत की ट्रॉफी नहीं हूँ, किसी की जिद नहीं हूँ। मैं नताशा हूँ, नताशा एक जीती जागती लड़की। अब वक्त आ गया है मैं अपने सपनों और ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकलूं, हकीकत की दुनिया में जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा परिवार है, मेरा भाई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, जिसके दर्द और तकलीफ की वजह शायद मैं बन चुकी हूँ। पर अब नहीं भाई, अब हम दोनों किसी के लिए नहीं रोएंगे। देर से ही सही, पर मुझे यह बात समझ में आई है कि सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, गलत जगह जज्बे जाया मत करना। इश्क तो नीयत की सच्चाई देखता है, दिल ना झुके तो सजदे जाया मत करना। यह सुबह हम दोनों की जिंदगी का एक नया सवेरा लेकर आई है भाई। कहते हुए नताशा ने एक ठंडी सांस ली और अब उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठकर अपने हाथों में लगी हुई ड्रिप के इंजेक्शन को खींचकर निकाल दिया। अचानक ही खून की एक तेज फुहार उसके चेहरे पर फूटी, लेकिन उसने इस चीज को इस तरह से इग्नोर कर दिया जैसे वह हुआ ही नहीं। हाथों की नसों से खून टपकने लगा था, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह अथर्व के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक ब्लैंकेट लेकर अपने भाई को कवर किया। अथर्व अब तक नताशा के जागने से अनजान था, क्योंकि वह रात भर उसके पास बैठा रो रहा था। सुबह होते ही उसकी नींद लग गई थी। अब नताशा ने अपने कदम बाथरूम में बढ़ा दिए और बिना कपड़े खोले ही शावर ऑन कर दिया। वह अपनी आंखें खोलते हुए सामने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। इस वक्त उसके दिल में तो बहुत दर्द था, पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसकी भूरी गहरी आंखें ज्यादा रोने के कारण लाल हो चुकी थीं, लेकिन शायद अब उसने अपने आंसू पोंछने का फैसला ले लिया था। अब उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहा। काफी देर तक वह अपना रिफ्लेक्शन आईने में देखती रही और अचानक ही उसने बाथरूम में रखा हुआ एक शो पीस उठाकर उस आईने पर फेंक कर मारा, जिसके कारण वह कांच एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो गया और फर्श पर बिखर गए। अब नताशा गुस्से से जमीन पर बैठकर उस कांच के टुकड़ों में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए बोली, आह, खत्म हो गया सब कुछ, अब एक नई शुरुआत होगी। कहते हुए नताशा घुरकर उन टुकड़ों में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। तभी अचानक ही अथर्व के कानों में कांच के टूटने की आवाज गई और वह भड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठा। उसने जल्दी से अपनी नजर घुमाकर पूरे कमरे में देखा। उसे नताशा कहीं नजर नहीं आई और अब वह घबरा गया। तभी उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनाई दी और वह जल्दी से बाथरूम के दरवाजे पर जाकर नताशा को आवाज देते हुए बोला, नट्टू नट्टू, तू ठीक तो है नट्टू? प्लीज प्लीज बच्चे, तुझे मेरी कसम, प्लीज कुछ भी गलत मत करना नट्टू, तुझे अपने भाई की कसम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ भी गलत मत करना। तू मुझसे जो कहेगी मैं करूँगा। मैं तेरे लिए रॉकी के पैरों पर गिर जाऊंगा, नाक रगड़ कर उसे मनाने की कोशिश करूंगा। मैं सारी खुशियां तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। तू मुझे जो कहेगी, जो मांगेगी, मैं सब दूंगा, लेकिन प्लीज तू कुछ भी गलत मत करना, मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे प्लीज कुछ जवाब दे बच्चे। कहते हुए अथर्व दरवाजा पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था और तभी अचानक ही बाथरूम का दरवाजा खुला और सामने का नजारा देखकर अथर्व हैरान रह गया।
उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। क्या नताशा रॉकी को भूलने में कामयाब हो पाएगी या रॉकी खो देगा अपनी मोहब्बत? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और अपना कीमती कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।